नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। इस वक्त मेरे साथ उदयपुर सांसद पन्नालाल जी रावत हैं, जो कि काफी सक्रिय इस वक्त उदयपुर और बीजेपी की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चित अगर कोई चेहरा है तो वो मुन्नालाल रावत है। और अक्सर बीएपी और बीजेपी के बीच में जो कटाकट चलती रहती है उसमें से एक अहम चेहरा मेरे साथ है। सर, क्योंकि आपकी ज्यादा जो कहा सुनी या कह लीजिए कि जंग जो चली हुई वो बीएपी के साथ चली हुई है, तो पहला सवाल यही है कि उनका एक बड़ा आरोप है आपके ऊपर कि आप सांसद तो बन गए हैं लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई योजनाएं नहीं कर रहे हैं, बस टिप्पणियां करने का काम कर रहे हैं आप। हमारा जो नैतिक दायित्व है वो ये इस बात को लेकर है कि समाज का आम व्यक्ति, आम नागरिक और पूरा क्षेत्र समाज, उसमें कुछ बड़े विषय हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय उसमें स्पष्टता है। इस बात को लेकर समय समय पर कुछ विषय जो ध्यान में आते हैं उसको समाज का प्रबोधन करने के लिए उनके बीच में रखना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि हमारा दायित्व कहाँ है। हमारा दायित्व पहला ये है एक सांसद के रूप में कि विधान बनाना, कि लॉ में जहाँ गड़बड़ी है, किताबों में जहाँ गड़बड़ी है, सर्कुलर में जहाँ गड़बड़ी है, उसको ठीक करना। तो हमने अपने इस दायित्व को देखते हुए विषयों को संसद पे उठाया कि इस क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ बाहरी तत्व हैं जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ की संस्कृति को प्रदूषित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए बड़ी जिम्मेदार एजेंसियों से। ये विषय रखा, तो इसमें क्या करना, ये तो हमारा दायित्व है। दूसरा विषय ये है कि कुछ किताबों में एक नैरेटिव गढ़ दिया गया है जो अराष्ट्रीय तत्वों से प्रेरित है। ठीक है, उसको वामपंथ कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, मुझे नहीं मालूम इस बात का। उसको लेकर हमने ठीक करने के लिए, मान करके इतिहास के लेकर उसमें कुछ गलत तथ्य थे, उसको ठीक करने के लिए लिखे तो उसको टीका टिप्पणी कहा गया। हाँ, हमारा दायित्व है विकास को, तो हमने जो जाखम का पानी बारिश का बहकर समुद्र में चला जाता है उसको जैसलमेर के साथ जोड़ने के लिए 7,300 करोड़ की योजना को अप्रूवल देना है। इसके साथ ही साथ हमने जो एक्सीडेंट प्रोन जोन है उसमें 100 करोड़ रुपए हमारे लोकसभा क्षेत्र में आए। ऐसे बहुत सारे काम है जिसको मैं गिना सकता हूँ। शिक्षा को लेकर भी हम लोगों ने बात किया। डीएमएफटी को लेकर हमने 79 करोड़ के काम स्कूलों के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए सैंक्शन करवाए आइडेंटिफाई करके। तो ये सारे काम विकास की तो है, लेकिन क्योंकि जो नैरेटिव करते हैं, जो नकारात्मक तत्व है वो अनावश्यक टिका टिप्पणी करते हैं, ऐसा मुझे कहना है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में एक पोस्ट किया गया, उसको लेकर आपके ऊपर ये बोला गया कि आप बहुत अच्छी राजनीति करते हैं, ऐसी राजनीति जो शायद गांव का कोई एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ, दुखद हादसा हुआ, लेपर्ड ने हमला किया और लगभग 10 लोगों ने जान गंवानी पड़ी, और उस पर आपने एक पोस्ट किया था फेसबुक पर जिसको लेकर बवाल भी हुआ। उस पर एक तो स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि वो एक्चुअल में किया क्यों गया था और क्या रीजन था कि ऐसा आपको बोलना पड़ा कि बीएपी ने पैंथर छोड़ा, ऐसा कुछ वायरल है। हाँ, ये आप जो कह रहे हैं उसमें मैं स्पष्ट बताता हूँ। एक प्रश्न था जी जो आम जन का था, वो प्रश्न मैंने पूछा था, मैंने टिप्पणी नहीं की, और वो उल्टा चला गया। उल्टा नहीं चला गया, वो प्रश्न आज भी है। मैं किसी पोस्ट को डालने के बाद डिलीट नहीं मारता, आप देखिए उसमें मैंने सीधा पूछा कि बीएपी इतना बड़ा भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कर रही है कि ये जो पैंथर है ये किसने छोड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ तक कि मेरा नाम भी लिया उन्होंने। तो ऐसे जब लगातार सोशल मीडिया पे लिख रहे थे तो आपका प्रश्न ये होना चाहिए था कि ये बीएपी के जो लोग हैं, भ्रामक लोग हैं, क्या इनका काम एक ही है कि भ्रम फैलाए, दूसरा कोई काम नहीं है? ये आपको मेरे से ये प्रश्न पूछना चाहिए था। लेकिन दूसरा अब मैंने जो पूछा ये लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, भ्रामक टिप्पणियां कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है इन्होंने बदमाशी की? तो ये आम जन का प्रश्न है। मैंने ये कहा आम जन का प्रश्न है, आम जन की तरफ से पूछा है मैंने। हम सामान्य से लोग हैं, धरातल पर काम करते हैं और समाज का प्रबोधन करना हमारा दायित्व है। तो इसमें से समाज का प्रश्न है, वो अगर उनसे पूछ लिया, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पूछ लिया, तो ये तो हमारा काम ही है ना। हम तो पूछ रहे हैं उनसे कि तुम भ्रामक तथ्य क्यों प्रस्तुत कर रहे हो। वो जिम्मेदार वो नहीं है क्या? उनको हम जिम्मेदार नहीं बनाना चाहते, उनको तो हम अनुशासनहीन बनाना चाहते हैं, उनको छोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है ये हमारा अपना काम नहीं, हम उनको जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। अगर कोई बात करें तो ढंग से करो, इसलिए मैंने वो प्रश्न पूछा था। आज भी मैं उसमें अपील करूंगा आपसे, आम जनता से, कि उसको देखे हुए टिप्पणी को मैंने लास्ट में प्रश्न चिन्ह लगा रखा है, वो प्रश्न पूछा है, कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। सलूम्बर प्रचार में आप लगे हुए हैं, उदयपुर जैसी बड़ी लोकसभा का चुनाव आपने जीता है, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग रहती है, किस तरीके से चुनाव जीते जाते हैं, और सलूम्बर जो सीट है इसको जीतने की क्या तैयारी है? एज ए मतलब अगर आपकी बात कर ली जाए, मुन्नालाल रावत की बात कर ली जाए, सलूम्बर सीट पर क्या तैयारी है? हम आम कार्यकर्ता हैं और उसी रूप में जो नेतृत्व का जो भी मार्गदर्शन आता है उन बिंदु पर काम करते हैं।
आज भी हम यहाँ क्षेत्र में हैं तो कुछ बिंदु हैं, मैनेजमेंट के बिंदु हैं। कहीं किसी हमारे जो प्रदेश के अधिकारी उनका प्रवास है तो उनकी मैनेजमेंट संबंधी इशू है, उनको लेकर चलेगी। सोशल मीडिया की इश्यूज है, कुछ मुद्दे हैं जो सामने लाने हैं, उनको आगे रखना। ये सारे विषय एक संगठनात्मक ढंग से, एक अनुशासित सिपाही के रूप में जहाँ भी आवश्यकता होती है, संगठन का इशारा हो जाता है, हमको दौड़ भाग के जाते हैं और जहाँ कहीं भी हमारी अपनी उपयोगिता है उस बात को करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश ये करते हैं कि जो काम हमें दिया गया है वो बेस्ट ढंग से हो, उसमें कोई कसर नहीं रहे। ऐसा देखिए, चाहे प्रचार का मामला हो, चाहे सामग्री का विषय हो, चाहे कहीं दूसरे मैनेजमेंट के इश्यू आ रहे हैं, उन सभी विषयों पर रखते हैं। लेकिन ये भी कि जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है केंद्र में, उनकी उपलब्धियां हैं वो भी जनता के बीच में रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में एक ऐतिहासिक उपलब्धियां रही हैं और 5वीं अनुसूची, पैसा कानून और जो युवाओं को आरक्षण देने का जो पहल किसी ने की थी तो भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उन तथ्यों को भी हम सामने रख रहे हैं। टीएससी में जो सुधार किया, ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल में, उसको भी रख रहे हैं। केंद्र के बड़े अटल बिहारी वाजपेयी साहब से लगा के आज तक के सारे विषय, जिसको हम कह सकते हैं कि जनजाति विकास, जनजाति क्षेत्र के विकास के जो अटल नमोपथ है, अटल जी के वहां से शुरू होकर नरेंद्र भाई मोदी तक चल रहे हैं, उन सभी विषयों को समय समय पर रख रहे हैं जनता के बीच में। मुझे लगता है हम स्पष्टता ला रहे हैं उनके बीच में। पार्टी की जो एक साधारण सी जो बात है उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नियमित रूप से चलता है। हाँ, कहीं जनता के अभाव अभियोग है तो उनकी बातों को भी सुनते हैं, प्रोसेस करते हैं, गवर्नेंस में जाते हैं और सरकारी दफ्तरों में भी बात करते हैं। और जब काम हो जाता है तो हम उनको कहते हैं व्हाट्सएप पे भेज के आपका काम हो गया और ये चिट्ठी ऐसे प्राप्त हुई है। ये लगातार एक पॉलिसी मेकिंग से लगा के गवर्नेंस में लागू करने तक की सारा काम करते हैं। चलिए, तो अभी हम तो आपसे जुड़े हुए मुद्दे सोशल मीडिया से ही देख पाते हैं, से ही समझ पाते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं अभी बाजार में। एक चीज़ बहुत पहले हुई थी और उसको लेकर भी बहुत बवाल हुआ। रगड़ा एक शब्द है, राजकुमार रोहत अक्सर सभाओं में बोलते रहते हैं। आपके वीडियो के नीचे किसी ने इसी शब्द का प्रयोग करते हुए कुछ कमेंट किया था, उसके बाद उसको शायद जेल भी जाना पड़ा। तो क्या उस पर एफआईआर आपके द्वारा या आपकी टीम के द्वारा कराई गई थी, या रगड़ा शब्द को आप कैसे समझते हैं? एक सवाल इससे जुड़ा हुआ मेरा और भी है, आपकी जवाब के बाद वो पूछता हूँ। मैं आपको 84 ले चलता हूँ। वहाँ एक स्वतंत्र पत्रकार गए और वो वापस जब आए तो उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने ये कहा कि पूरे क्षेत्र में समाज का जो सामान्य मनोविज्ञान रहा है, जो सरल था, विकास के अनुकूल था और संविधान को सम्मान करने वाला, वो पूरी तरह से बिखर गया। ऐसा लगता है कि पूरा जो सामान्य सा जो लोक व्यवहार है उसको तोड़ फोड़ कर दिया गया है और एक सामान्य चिंतन है जो राष्ट्र प्रेम का रहा है, समाज प्रेम का रहा है, वो पूरा तोड़ दिया गया है। उस तोड़ने के दौरान ये हुआ कि अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो बीजेपी है। बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम है। मैं इकोसिस्टम इसलिए काम ले रहा हूँ कि ये सारे के सारे छत्तीसगढ़ से भी प्रेरित हैं, ये महाराष्ट्र में भी नजर आते हैं, ये पालघर में भी नजर आते हैं, ये रांची में भी नजर आते हैं, ये उनसे भी प्रेरित नजर आते हैं जो कैथोलिक चर्च ऑफ रांची का जो पत्र है उसको समर्थन करते हुए नजर आते हैं, अलग धर्म कोड की बात करते हैं जो कि चर्च का एजेंडा है। ये सारे विषय जब आए हैं तो हम उनके बारे में जब लिखते हैं, सामान्य सी बात है कि ये गलत है, तो उनको लगता है कि हम उनके सामने प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। क्यों खड़ा कर रहे हैं? हमारा अपना दायित्व तो नहीं है, हम सरल सी बात समाज के सामने रख रहे हैं। ऐसे में वो अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज तक आते हैं। हजारों गालियां जो है फेसबुक पर पड़ी होंगी, हजारों गालियां। ऐसा जनजातीय समाज के किसी भी व्यक्ति का चरित्र नहीं रहा। मेवाड़ का मानुष जो है ना, वो बहुत सरल ढंग से मानवता के साथ बात करने वाला रहा है। लेकिन जिस दिन से बीजेपी आई है, जिस दिन से बीटीपी आई है, जिस दिन से ये इकोसिस्टम आया है, ऐसा लगता है कि ये बाहरी तत्वों से प्रेरित है और अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करते हैं, बकवास करते हैं और असत्य बोलते हैं। ये भ्रामक तथ्य है। जब हम इनके बारे में रखते हैं तो अनावश्यक शब्द का प्रयोग आप कह रहे हैं, उसका मंचों से राजकुमार रोहत आपको मानसिक विकलांग तक बताते हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज को फिर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई बार खुले मंचों से हजारों की तादाद में लोगों के सामने बोल देते हैं कि ममता की रावत जो है मानसिक विकलांग हो चुका है, और ये भी कह देते हैं कि बीजेपी ऐसे लोगों को ढूंढती है जो मानसिक रूप से विकलांग हो, जिनका इस्तेमाल बीजेपी आराम से कर पाए। हम अपनी जब बात करते हैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ बात, चाहे मानगढ़ का इतिहास हो जिसमें अंग्रेजों का नैरेटिव को ये लोग आगे बढ़ाते हुए नजर आए, हमने उसको रोकने की बात की और तो उनको बहुत बुरा लगा, उस पर बहुत गाली गलौज हुआ। जब हमने कक्षा 6 की किताब के बारे में बात की जिसमें आदिवासी की परिभाषा लिखी, उसको बहुत गलत लगा। हम जब ये कह रहे हैं कि संविधान 5वीं अनुसूची धरातल पर उतारी तो बीजेपी ने उतारी है, जनजाति मंत्रालय किसी ने खोला तो बीजेपी ने खोला है, जनजाति गौरव दिवस किसी ने दिया तो बीजेपी ने दिया है, और जनमन योजना दी है तो बीजेपी ने दी है, जनजाति उन्नत ग्राम योजना दी है तो बीजेपी ने दी है। जब हम ये बात रखते हैं तो उनको लगता है कि हम विकलांग हो गए। ये सारे के सारे, मैंने पहले ही कहा है, ये सारे आयातित विचार ला रहे हैं। राजकुमार रोहत कुछ और नहीं है, कुछ एजेंसियों के हाथ का एक टूल बना हुआ है, एक उपकरण बना हुआ है। वो
बात तो करता आदिवासियों की, लेकिन आदिवासियों की बेटी जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ती है तो उनको वोट नहीं देता, गोदड़ी ओढ़ के सोया हुआ होता है 84 में जाके, और उनका एक दूसरा जो विधायक था वो किसी और को दे के आता है। ये आदिवासियों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये माता बहनों को गालियां भी देते हैं। कभी तो ये कहते हैं कि माता बहनों को जो है ना ये सिंदूर नहीं पहनना चाहिए और मंगलसूत्र नहीं पहनना है। ये कौन कहता है? ये वही कहता है जो ईसाइयों से प्रेरित होते हैं। हम ये नहीं कहते ईसाई बुरे हैं, हम ये कहते हैं कि ये जबरदस्ती हिंदुओं को नीचे दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं। ये कभी कभी हम जब एक मूवमेंट चला रहे थे, डिलिस्टिंग मूवमेंट, पूरा भारत का 720 जनजाति समाज चला रहा है पूरे भारत भर में, हम लोग भी गए, नॉर्थ ईस्ट भी गए हैं, सब जगह गए हैं, और उसमें एक ही बात है, क्योंकि जो ईसाई है और जो मुस्लिम है, जनजाति समाज से व्यक्ति अगर कन्वर्ट होकर वहां चला जाता है तो वो माइनॉरिटी में चला जाता है। उनका कहना नहीं माइनॉरिटी नहीं जाता है, एससी में तो ये माइनॉरिटी है, एससी में अगर ऐसा होता तो एससी के लिए वो डिस्क्वालीफाई है, वो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन ये कहते हैं नहीं साहब एसटी में रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो धर्मांतरित लोग हैं, जो 5% है 7% केवल उनकी राजनीति करता है, केवल उनकी राजनीति करने के लिए बात करते हैं, इसलिए उकसाते हैं, हम इनको छेड़ते हैं, हम उनको तथ्य रखते हैं कि सही बात रखो, लेकिन इनको लगता है कि नहीं सही बात नहीं रखना, गलत बात रखना। बेटा राजकुमार तो मतलब गलत बात ही रखेगा, गलत बात का ही बच्चा बना हुआ है, इनोसेंट सा लगता है। नहीं, ये हमने तो सदन में देखा, मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, ये जब सदन में बोलने की बात करते ना तब ओबीसी से चर्चा करता है और किसी से नहीं करता है। तो क्या विचार ला रहा है ये, कौन से आदिवासी विचार ला रहा है, ये पूरा भ्रामक तंत्र है। मैं इतना ही कह के इस बात को बहुत कुछ बताने को, लेकिन इतना काफी है। मुझे लगता है कि समाज का प्रबोधन होगा आपके माध्यम से, आपके चैनल। नहीं, एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूंगा मैं, जिसको लेकर भी, क्योंकि ये क्लियर होना जरूरी है, आपके लिए बार बार ये सवाल उठाए जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज क्लियर हो जाए चीजें। ये बोला जाता है कि आपने एक ऑडियो की बात की जाती है जिसमें कहा गया है कि आदिवासी घरों को जलाने की, आदिवासियों को मारने का ऑर्डर आपने दिया, इसको भी लेकर बार बार आप पर टिप्पणी की जाती है और बोला जाता है कि आप आदिवासियों के विरोधी हैं। देखो, ये वही लोग कह रहे हैं जो उस इकोसिस्टम के लोग हैं, है ना। ये मुद्दा मैं आपको बता दूं, इसका जो है उधर ये प्रतापगढ़ के कलेक्टर को जाके पूछना चाहिए आपको। उन्होंने 150 पुलिस और फॉरेस्ट के लोगों से एक छापा मारा तो पता चला कि 1000 बीघा जमीन पर बीएपी के लोगों ने, बीटीपी के लोगों ने कब्जा कर लिया है, जंगल को खत्म कर दिया। वहां के लोग आपस में उलझ रहे हैं, पत्थर चल रहे हैं। दिवाग माता साइड में ये जो मगरी और उसके आसपास के एरिया में हुआ है, जब वहां पे जंगल खत्म कर रहे हैं, मेरे गांव के लोग, चिकलाड़ के लोग गोफुल लेकर इनके सामने खड़े हैं और मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लगातार जंगल साफ करते जा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ में क्या करना चाहिए? आरती उतारनी चाहिए इनकी। ऐसे लोग जो वहां पर जंगल को साफ कर, आदिवासी मैं आपको बता देता हूँ प्रकृति प्रेमी है। प्रकृति प्रेमी का मतलब पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जीव जानवर, इंसान सभी का ध्यान रखने वाला है। लेकिन 1000 बीघा जमीन पर जिन लोगों ने कब्जे कर लिए, जिनको जंगल खत्म कर लिया और लगातार खत्म करते जा रहे हैं, आप मेरे गांव चिकलाड़ जाके देखिए, लगातार संघर्ष चल रहा है। ये उदाहरण है। वहां जब कहेंगे उनको वहां से जिन्होंने कब्जे किए उनको वहां से भगाओ तो क्या कहेंगे? उनको आरती उतारो, उनको लाडू खिलाओ, उनको दूध पिलाओ, खीर खिलाओ, उनको क्या कहेंगे बताइए ना। कलेक्टर ने इसको वहां पर छापा मारा और मुझे लगता है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, और अंदर की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमने इस जो जनजाति समाज का मूल स्वभाव है कि आदिवासी प्रकृति प्रेमी है, वो जंगल की रक्षा करना चाहता है, और जंगल को कोई खत्म करता है तो उसका विरोध करेगा, उसके सामने खड़ा रहेगा, सीना तान के खड़ा रहेगा। इसमें क्या बुरा? ये बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखी है, और इसमें काम होना चाहिए। जंगल खत्म हो रहा है और जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। कई मंचों पर यह कहा गया है कि ये रक्षा होनी चाहिए जंगल की, और जंगल की रक्षा करने के लिए अगर किसी से सीखना है तो जनजाति समाज से सीखना है। तो ये तो मूल स्वभाव है ना। तो ऐसे में वहां पर कोई बदमाशी कर रहा है, उसको पकड़ कर ठोकूंगा, ये नहीं कहना पड़ता है। गाँव में होता है ना, उसको डराने के लिए कहना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई हिंसात्मक है, लेकिन क्योंकि इनको तो जस्ता यही है। लेकिन आप ये प्रश्न मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक बार थावरचंद मीना से जाके जरूर पूछो। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के लोगों को गांव में मत आने दो। क्यों कहा ऐसा? मैं में भाषण देता हूँ, क्यों कहा? मुझे समझ में आता है ये इसलिए कहा कि जनजाति समाज के गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग एक क्षेत्र के, उनको ये गरीब रखना चाहते हैं। क्यों? बीजेपी तो गरीबी दूर करने वाली बात, ये 25 करोड़ लोगों को पिछले 10 साल में नरेंद्र भाई मोदी ने गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, 2,48,000 रुपए दे रहे हैं, तो ये वहां जाके वो मकान बनेगा। और इसके अलावा गेहूं दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, चिकित्सा दे रहे हैं, वहाँ एम्बुलेंस भी जा रही है, सड़क भी जा रही है, ये विकास के काम है। ये वहां पहुंच रहे थे, इनको लग रहा है कि नहीं गरीबी रहनी चाहिए। क्यों? गरीबी रहेगी तभी तो इनकी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। तो ये तो झूठे हैं, मक्कार हैं। और मैं ये कहूंगा कि ये पूरा इकोसिस्टम है, ये विकास विरोधी है।
समाज की संस्कृति विरोधी है, युवा विरोधी है, युवाओं को पत्थरबाज बना रहे हैं, ये महिला विरोधी है, महिलाओं के मंगलसूत्र को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, मांग नहीं भर रही है, ये ईसाइयत की तरफ ले जाने वाले लोग हैं, क्योंकि उसी में मंगलसूत्र नहीं पहनते, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। दूसरा, ये महिलाओं को बोलने नहीं देते, भगवती बिल को मानगढ़ पर इन्होंने बोलने नहीं दिया, उनकी इंसल्ट की है। ये सारे ऐसा लगता है कि पूरा जितना भी विरोध हो सकता है, ये सारे विरोध करके ही काम करते हैं। इनका विकास को लेना देना नहीं है, ये बस अपना एक भ्रमजाल बनाओ और भाषण दो और जो कैथोलिक चर्च ऑफ रांची का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाओ, ऐसा मुझे लगता है। और सब लोग चर्चा भी यही कर रहे हैं। चलिए, बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी का क्या विजन है अब आने वाले टाइम में? अगर मान लेते हैं कि सलूमपुर से भी चुनाव जीत जाता है और एक बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी, देश को चला रही है, अभी सरकार बीजेपी की है, बीजेपी का क्या विजन है आने वाले टाइम में? या 5 साल की बात कर लेते हैं, क्या विजन है? सीधा विजन है, एक ही विजन है, विकसित भारत 2047 का सपना। और ये सपना पूरा करने के लिए दिन रात काम करना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात काम करने में विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि समाज का संगठन करना है, मात्र ये नहीं है, समाज की जितनी समस्याएं हैं कांग्रेस की वजह से या दूसरे किसी कारणों वजह से जो रह गई है, उन सभी समस्याओं का निराकरण करना हमारा नैतिक दायित्व है। जहां पर भी हमें जाना पड़े, जहां पर भी हमें दौड़ना पड़े, दिन रात काम करते हुए क्षेत्र के जितने भी अधूरे काम हैं और कुछ बड़े विजन भी जो विकास के हैं, उन सभी को आगे बढ़ाना है। तो सलवर की बात करें तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उदयपुर से बांसवाड़ा जाने वाला जो राज्य राजमार्ग है, अभी राज्य राजमार्ग है, तो इसको स्टेट हाईवे को हम राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलेंगे। दूसरा, मैंने पहले ही बताया आपको, जाखम का पानी यहाँ लाने का जो परियोजना डीपीआर के लेवल पर चल रहा है, वो तेजी से पूरा करना, ताकि क्षेत्र में जो खेती की ताकत थी वो कमजोर हुई, इस वजह से यहाँ से माइग्रेशन हुआ। तो तीसरा हमारा सीधा विषय, हम जो पलायन है रोजगार के, उसको रोकना है। इस क्षेत्र में आप देखेंगे आने वाले समय में कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री का सपना देख रहे हैं। यहाँ से फ्रूट्स बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में दूसरे क्षेत्र में एक्सपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन उस ताकत को किसी ने खड़ा नहीं किया, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग आए, जिन सरकारें रही, वो सारी जो कांग्रेस की सरकार, वो जो एक गरीबी का बस एक खाली कल रात के काम करने हैं, मिट्टी इधर से उड़ रही उधर डाल दी, बारिश आया वो बह के चलेगी, फिर मिट्टी डालो, और ये क्रम चल रहा था। आपने देखा होगा कि गांव में जो सड़कें आई, ये भी बीजेपी की वजह से आई है। अटल बिहारी वाजपेयी जब थे, उन्होंने ग्राम सड़क योजना बनाई थी। ये सारे विषय तेजी से हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे डीएमएफटी और जो सीएसआर की जो ताकत है, उसको भी हम इन एडिशन एक्स्ट्रा जोड़ के जयसमंद और उसके आसपास, नठारा के आसपास हम एक बड़ी ताकत खड़ा करना चाह रहे हैं। जो माइग्रेशन रोज हो रहा है, लोग गुजरात की तरफ भी जा रहे हैं, ये सारा रुके। और एमएसएमई की भी बहुत संभावना इस क्षेत्र में नजर आती है, उसको भी खड़ी करेंगे। मुझे लगता है कि आपने यहाँ क्षेत्र में देखा होगा, बबूल, विलायती बबूल ही नजर आया। क्यों आया, कहाँ से आया? लगता है ये सरकारों की लापरवाही की वजह से आया। ये नहीं होना था। यहाँ की नेचुरल जो वेजिटेशन है वो खत्म हो रही है। ये बहुत सारे विषय है। मुझे लगता है कि एक लंबा ट्रैक है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी का डॉक्यूमेंट, जो मोदी की गारंटी 2024 यदि आप देखेंगे तो समाज के हर एक व्यक्ति का, समाज के हर एक गांव का, क्षेत्र का विकास करना हमारा अपना धर्म है। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी का एक पत्र है, उसके 2 शब्द आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आप 24/7 बेस पर काम करेंगे। 24/7 आपको सक्रिय रहना। हाँ, हमारा नैतिक दायित्व ये भी है कि कहीं ब्रह्मजाल फैल रहा है, अनावश्यक चीजें आ रही है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस तरह से कोई कानून व्यवस्था बनने की स्थिति आ रही है, जैसा कि बीजेपी की वजह से होती रहती है, पत्थरबाज बन रहे लोग। तो ऐसे लोगों को रोकना भी हमारा अपना काम है, इनको टोकना भी हमारा काम है। जरूर हुआ तो थोड़ा बहुत इनको हिलाएंगे भी, और शासन के अनुकूल रूप में। लोग सब चाहते हैं कि संस्कृति बनी रहे, संस्कृति बनी रहने के साथ साथ विकास के परम वैभव को प्राप्त करें। आखिरकार विकास पर और स्वतंत्रता पर सभी का हक है। और स्वतंत्रता ऐसा नहीं है कि झंडारोहण करने से, स्वतंत्रता चेहरे पर दिखनी चाहिए, स्माइल के रूप में, आक्रोश के रूप में नहीं, गाली गलौज के रूप में नहीं, कि रगड़ा फगड़ा के रूप में नहीं। ये तो होनी चाहिए कि हम सब मिलके काम करें। वी द पीपल ऑफ इंडिया की भावना है। ये सारी बातें हैं, और ये इस क्रम के लिए हम एक यात्री हैं। हम आज हैं, हमें पता नहीं कल हमारा क्या है। सब चीजें सांसदीय आती रहती जाती रहती, लेकिन समाज में हमें एक भूमिका मिली है। तो कैसे हम इस अवसर का लाभ लेकर यहाँ जितना परिवर्तन हो सकता है वो सारा करने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश में आप जैसे सकारात्मक सोच रखने वाले, समाज में ताकत रखने वाले, सबकी राय मिलेगी, रास्ता मिलेगा, तो हम तेजी से काम करेंगे। हम अकेले नहीं है, हम ऐसे कैसे भाव रखने वाले पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सारे कार्यकर्ता इसमें लगे पाए। तो ये मेरे साथ